एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। ठीक है जी ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले ना केवल 1 मिनट का समय लूंगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसे जरूर फॉलो करिएगा। उसे फॉलो करने से ही एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे कंप्यूटर में। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है किसी भी किताब से, किसी भी बुक से। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप जाइए सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे उसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, और वहां पर कम्युनिटी वाले सेक्शन में आप डेली बेसिस पर चेक करते रहिए जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर अगर आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद उनका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उसमें जो लेटेस्ट वाली क्लास होगी वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्वेश्चंस का। वैसे उस प्लेलिस्ट में और भी जितनी भी क्लासेस है वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये कहें सर आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो इनकी पीडीएफ फाइल आप हमें दे दें तो वो भी मिल जाएगी आपको। वो मेरे आप मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर ना एमसीक्यू प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, अगर किसी को ये दोनों मेरे ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हो तो आप सीधे टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 8 नवंबर, यानी 8 नवंबर 2024 आज की तारीख है। ठीक, और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है बेटा इसका नाम है एमएस ऑफिस। ठीक है, आज की क्लास में ना हम एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि एमएस ऑफिस की लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन 3 एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और जिस वर्जन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ या प्रैक्टिकल करा रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में ना हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट वाले इस एप्लीकेशन को। ठीक है, टॉपिक को देखिए, जिस तरीके से एमएस वर्ड को एक शब्द में कहा गया वर्ड प्रोसेसर, उसी तरीके से एमएस एक्सेल को कहा गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम एंड चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन, इसी तरीके से पावर पॉइंट को भी एक नाम दिया जाता है और वो है दैट इज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। यानी अगर कम शब्दों में आपको अगर लिखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा दैट इज प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ना प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ही इसे बोला जाएगा, इसका कोई भी हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, अब पावर पॉइंट को है ना मैं स्टार्ट करूं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एमएस वर्ड एक्सेल को स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं यहाँ पर है ना इसके सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी आपको दूंगा जो कि जरूरी होता है। ठीक है, और ये भी अभी डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट की आवश्यकता क्या है, क्यों पावर पॉइंट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो हेडिंग डाल दीजिए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हिंदी में लिखा जाएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है जी, अब देखो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यही बात डिस्कस कर लेते हैं कि पावर पॉइंट का इस्तेमाल एक्चुअल में किया क्यों जाता है, क्यों है ना पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशन का यूज हम कर रहे हैं या करते हैं। देखो, हमें अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, अपनी टाइपिंग वाला काम अगर करना है तो इसके लिए हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ भाई, अगर मेरे को अपना कोई दस्तावेज वाला काम करना है, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह टाइप करना है तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन का यूज मैं कर सकता हूं। ठीक, बट इसी दस्तावेज को टाइप करने का जो काम है, मतलब जैसे सपोज दैट कि मेरे को है ना कोई टॉपिक के बारे में है ना डॉक्यूमेंट टाइप करना लिखना है। ठीक है, इसी काम को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तरीके से आप लिखकर दिखाना चाहते हैं। कैसे? प्रेजेंटेबल तरीका। ये प्रेजेंटेबल तरीका क्या होता है? प्रेजेंटेबल वे या प्रेजेंटेबल तरीका का मतलब ये होता है कि आप उसे और थोड़ा एक
अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को वो आकर्षक लगे। ये बात ऐसे समझ लीजिए, जैसे सपोज दैट कि आपको है ना कोई, है ना, मान लो कोई है ना एक कहानी को नॉर्मली बैठ के बता दे। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ है और आपके सामने कोई नॉर्मली कहानी बता दे कि भैया ऐसे ऐसे वहां पर ये घटना घटित हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। अब इसी घटना को, इसी कहानी को एक पिक्चर के रूप में, एक मूवी के रूप में, एक नाटक के रूप में अगर आपको दिखाया जाए, तो आपको इन दोनों में से इंटरेस्ट किस में ज्यादा आएगा देखने के लिए? आपको आएगा एक पिक्चर या मूवी या नाटक की फॉर्म में। उसमें जब आपको है ना चीजें चलते हुए चलचित्र के रूप में, है ना, लोग एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो वो आप है ना उस कहानी को ज्यादा दिनों तक याद भी रख पाएंगे। और दूसरा, आपको वो क्लियर समझ में भी आएगी एज कम्पेयर टू कि अगर कोई आदमी आपके सामने बैठकर उस कहानी को सुना रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी कि आप चीजों को जितना और ज्यादा अट्रैक्टिव फॉर्म में, है ना, प्रेजेंटेबल तरीके से आप देखते हैं, तो वो चीजें आपको और क्लियरली समझ में आ जाती हैं। तो बस आप यही समझ लो कि एमएस वर्ड के थ्रू जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट हम टाइप करते हैं या बनाते हैं, उनको और प्रेजेंटेबल तरीके से हमें बनाना है, तो हम एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, हम क्या कर लेंगे? एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। बनेगा यहां पर भी डॉक्यूमेंट, बनाएंगे आप यहां पर भी डॉक्यूमेंट, आप दस्तावेज ही टाइप करेंगे यहां पर, बट वो आपका प्रेजेंटेबल तरीके से बन रहा होगा और अच्छे तरीके से दिखाया गया होगा ताकि उसे देखने पर आपको एक इंटरेस्ट आए और आप देखकर है ना उसको इजीली, आसानी से समझ भी पाए। समझ में आ रही है बात? अब बीते कुछ समय पहले है ना एक पेपर हुआ है जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। आजकल आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम में लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप बताओ, ये हम ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ कौन सा सही हो सकता है ना, या आपको है ना हम इस टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, आप बताओ सोच के कि क्या जानते हो इसके बारे में। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस है ना आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। तो एक पेपर में रिसेंटली अभी पेपर हुआ जहां ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आप बोलेंगे सर आपने तो बताया कि किसी भी दस्तावेज को टाइप करना चाहते हैं तो नॉर्मली तो एमएस वर्ड में कर लो, और उसे मोर प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाना है तो एमएस पावर पॉइंट में बना लो, है ना। ये तो एक कॉमन वे हो गया जो मैंने बताया। बट अब हम इसके एप्लीकेशन देखें, यानी कि इसका इस्तेमाल एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सपोज दैट कि अगर कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाना है, जैसे सपोज दैट कोई स्टूडेंट है और उसने अपने स्कूल या कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको वो दिखाना चाहता है कंप्यूटर पे, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल बनाएगा। उस प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू समझा देगा वो कंप्यूटर में कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके ये मैंने मॉडल तैयार किया है या ये मैंने चीज बनाई है। ठीक है, इसी चीज को है ना ऐसे समझ लो कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो भी है ना पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं आज के समय पर बच्चों को समझाने के लिए चीजों को। वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन फाइल बना लाते हैं और उस प्रेजेंटेशन फाइल को है ना किसी प्रोजेक्टर के थ्रू या डिजिटल बोर्ड के थ्रू या कंप्यूटर पे ही है ना दिखाते जाते हैं और बोलते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। तो टीचर्स भी है ना इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल्स का बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल या एप्लीकेशन की हम बात करें तो हो सकता है कॉर्पोरेट फील्ड में, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इन सब प्राइवेट कंपनियों को कभी ना कभी किसी ना किसी समय पर प्रेजेंटेशन फाइल बनानी ही पड़ती है। जैसे सपोज दैट कि किसी कंपनी में है ना आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोगों का पैसा चाहिए। अब लोगों को ये चीज समझानी तो पड़ेगी ना आपको कि हमारी कंपनी कैसे काम कर रही है, हमारी कंपनी है ना किस तरीके से प्रोडक्शन कर रही है या काम कर रही है। उस चीज को आप कैसे समझाओगे सामने वाले व्यक्ति को ताकि वो समझ के पैसा दे दे और आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़े, है ना, इन्वेस्टमेंट आ जाए आपकी कंपनी में। तो आप उसके सामने है ना अपनी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन दिखाओगे और वो प्रेजेंटेशन तैयार किससे होगी, पावर पॉइंट एप्लीकेशन से। फिर आप दिखा दोगे कि हमारी कंपनी में ये काम होता है, इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। समझ में आ गई बात? इवन आप है ना प्रेजेंटेशन फाइल का इस्तेमाल या पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी करेंगे। सपोज दैट कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट मिले जहां पर है ना आपको डेलीगेट समझते हैं, सपोज दैट कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट की जो सरकारी विभाग या डिपार्टमेंट में जो भी काम चल रहा है उसको आपको दूसरों को समझाना है ना। जैसे कई बार होता नहीं, हमारे सरकार का कोई डिपार्टमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, इस बात को है ना डेलीगेट्स को समझाना है। यानी मान लो कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है, विदेश से कोई व्यक्ति आया हो, या सपोज दैट कि एक राज्य में आप राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं और दूसरी राज्य सरकार का कोई व्यक्ति आया हो, कोई समझने के लिए कि आप अपने राज्य में तरक्की कैसे कर रहे हो। तो इन सब चीजों के लिए भी है ना लोगों को बोला जाता है कि आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाओ ताकि हम लोगों को समझा सकें कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ढेर सारी जगह पर है ना आपको पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने को मिलेगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सरकारी डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रेजेंटेशन का यूज देखने को मिलेगा। बस सिंपल सा जो तरीका है इसे समझाने का वो ये है कि आप नॉर्मल दस्तावेज है ना एमएस वर्ड के थ्रू बना सकते हैं, बट उसी दस्तावेज को आप प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाना चाहें, है ना, तो पावर पॉइंट के थ्रू आप उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। इसीलिए एमएस वर्ड के जो ज्यादातर टूल्स वो यहां पर भी सेम ही है। मतलब कुछ चीजों को छोड़कर जो एमएस वर्ड में टूल दे रखे हैं वही एमएस पावर पॉइंट में भी दे रखे हैं।
ठीक है। बट कुछ अलग से टूल भी मौजूद है यहाँ पर जिससे पावर पॉइंट एमएस वर्ड से अलग हो जाता है। यही सारी बातें मैं क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आई होप सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी है ना विशाल, आपने एक कमेंट किया है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए। देखिए आपने ये पूछा है दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए पावर पॉइंट पढ़ना है। नहीं, पावर पॉइंट नहीं पढ़ना है ना। जो भी बच्चे हैं ना इस बैच के अंदर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस के सिलेबस में केवल वर्ड और एक्सेल पूछा जाएगा, पावर पॉइंट नहीं आता है। और उसमें भी याद रखना कि एक्सेल के फॉर्मूले फंक्शन भी पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने एक्सेल की जो 3.5 घंटे की कुछ क्लास के बारे में आपको बताया था जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, उसमें मैंने हर एक एक्सेल के फॉर्मूले फंक्शन को जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया ना, उसे जरूर देखें, खासकर दिल्ली पुलिस वाले लोग। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक, तो फाइनली है ना हमें ये पता चल गया कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं और कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ना मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि एमएस पावर पॉइंट की फाइल को क्या किसी दूसरे नाम से भी बोला जाता है। जैसे एमएस एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक के नाम से बोलते हैं, तो क्या पावर पॉइंट की फाइल को भी किसी अलग से कोई नाम से बोला जाता है? नहीं, अलग से कोई नाम नहीं है। अगर आप एमएस पावर पॉइंट की फाइल बना रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रेजेंटेशन फाइल बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंटेशन शब्द है ना यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जाता है, आप इसको प्रेजेंटेशन फाइल बोल देंगे। ठीक, तो एमएस पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन फाइल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल को वर्ड फाइल बोल देते हैं, बट एमएस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आप एमएस पावर पॉइंट की फाइल बना रहे हैं तो एमएस पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होगा, इसे भी देख लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट शब्द आपको पता है ये बहुत बार इस्तेमाल में लाया जाता है ना। मैंने आपको बताया पूरे एमएस वर्ड में, मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों में ही बाय डिफॉल्ट शब्द बहुत बार इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वतः ही। यानी कोई भी ऐसा काम जो अपने आप हो रहा हो हम उसे स्वतः ही बोलते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा? स्वतः ही। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसका नाम है बेटा प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, जिस तरीके से एमएस वर्ड की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट 1, एमएस एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1, ऐसे ही पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, अगर कोई दूसरी फाइल भी आप बनाएंगे जिसका नाम आप खुद से नहीं देना चाहते तो उसका नाम प्रेजेंटेशन 2 आ जाएगा। तीसरी फाइल बनाएंगे जिसका नाम खुद से नहीं देना चाहते तो प्रेजेंटेशन 3 आ जाएगा, और यही क्रम आगे बढ़ता जाता है। बट अगर आप खुद से देना चाहें तो दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैनुअली, मैनुअली का मतलब क्या हो गया? खुद से अगर आपको है ना पावर पॉइंट की फाइल का नाम अगर देना है तो आप दे सकते हैं, बट उसमें ये ध्यान रखना कि आप जो फाइल का नाम देंगे या रखेंगे वो 225 कैरेक्टर्स तक ही होना चाहिए। यानी कि अधिकतम वर्णों की जो संख्या होगी वहां पर वो 225 कैरेक्टर होगी। और इसमें भी ध्यान रखना है विद और विदाउट स्पेस, विद और विदाउट स्पेस। ये बात समझ में आ गई या नहीं भाई? अगर फाइल का नाम आपने लिखा हेलो तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 5। और अगर आपने फाइल का नाम लिखा हेलो फिर एक स्पेस देकर आपने लिखा वर्ल्ड तो इसमें टोटल मिला के 11 कैरेक्टर होंगे, क्योंकि 5 कैरेक्टर यहाँ पर है, 5 कैरेक्टर यहाँ पर, और एक बीच में स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट किया जाता है। तो टोटल मिला के 5 कैरेक्टर, मतलब 11 कैरेक्टर हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो विद और विदाउट स्पेस टोटल मिला के ना यहाँ पर 225 यानी 225 कैरेक्टर तक ही आप फाइल का नाम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ जो फाइल का नाम मैं आपको बता रहा हूँ है ना, ये जो अभी एग्जाम्पल लिख के दिखाया मैंने, इसमें फाइल एक्सटेंशन काउंट नहीं होती है। अगला पॉइंट ये नोट कर लीजिए, एमएस पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन, पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन। अब फाइल एक्सटेंशन क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके ऊपर तो हमने एक चैप्टर ही देखा था। तो फाइल एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है? पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन लिख लो कि टिल 2003 वाले वर्जन तक फाइल एक्सटेंशन हुआ करती थी .ppt के नाम से, और फ्रॉम 2007 वाला वर्जन यानी कि 2007 और उसके आगे जितने भी वर्जन है उनमें फाइल एक्सटेंशन .ppt x के नाम से कर दी गई है। ठीक है ना, और इस x का बेसिकली मतलब क्या है ये मैं आपको लिखकर बता देता हूं। इसको बेसिकली ऐसे बोल देता हूं, ओपन XML प्रेजेंटेशन फाइल, ओपन XML प्रेजेंटेशन फाइल के नाम से ऐसे बोल दिया जाता है। ठीक है, मैं एक बात फिर से बता दूं बेटा, इसमें जो मैंने जो अभी तक शब्द लिखे हैं इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता है। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं वैसे हिंदी में लिखेंगे, हिंदी अनुवाद नहीं होता इसका कुछ। जहां पॉसिबल है मैंने वहां पर हिंदी लिख दी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैंने क्लास की शुरुआत में आपको दी थी,
मैंने वहां पर पावर पॉइंट की क्लास पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल में, वो वहां पर दे दी है। आप उसे डाउनलोड करके जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, जैसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? और लिख रहे हैं साथ के साथ तो अच्छी बात है। देखो, अब जैसे मैंने फाइल का नाम क्या लिखा था, हेलो, ठीक है, और फाइल एक्सटेंशन होती है इस तरीके से डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटी एक्स, है ना। तो फाइल का जो नाम है ना, ये वाला, वो ये है बस। इसमें हमें डॉट और पीपीटी एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने ये बात पहले भी बताई है, फिर दोबारा बता देता हूं। ये जो हेलो लिखा हुआ है वो तो फाइल का नाम है, और जो पीपीटी एक्स लिखा हुआ है इसी को बेटा फाइल एक्सटेंशन के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और जो बीच में डॉट लगी हुई है, इस डॉट को भी अपना एक नाम दिया जाता है, दैट इज पीरियड। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसको पीरियड के नाम से बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डॉट शब्द है ना हमारे कंप्यूटर में पिक्सल के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए यहां इस डॉट को डॉट ना कहकर पीरियड शब्द बोला गया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी फाइल नेम को फाइल एक्सटेंशन से कौन सेपरेट करता है? पीरियड सेपरेट करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फाइनली है ना, हमें ये पता चल गया फाइल है ना, प्रेजेंटेशन फाइल का नाम, उसकी एक्सटेंशन। ठीक, अब देखो, जब आप है ना पावर पॉइंट की फाइल बनाएंगे तो बेसिकली आप काम किस चीज पर करेंगे? जैसे एमएस वर्ड की फाइल में आप काम करते हैं तो पेज पर काम करते हैं, एमएस एक्सेल की फाइल पर काम करते हैं तो आप वर्कशीट पर काम करते हैं, या शीट पर काम करते हैं, या स्प्रेडशीट पर काम करते हैं, क्योंकि तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो यहाँ पावर पॉइंट में जब आप काम करेंगे तो यहाँ काम किया जाएगा स्लाइड के ऊपर। तो अगला पॉइंट लिखिए, दैट इज स्लाइड। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में इसे स्लाइड के नाम से ही बोला जाएगा, बट ये है क्या चीज? देखो, बेसिकली है ना, जब पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर पावर पॉइंट की फाइल जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक स्लाइड खुल के आएगी। ये बेसिकली वर्किंग एरिया ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको वर्किंग एरिया के नाम से बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एमएस वर्ड की फाइल में पेज को वर्किंग एरिया कह रहे हैं, एमएस एक्सेल की फाइल में शीट को वर्किंग एरिया कह रहे हैं, ऐसी है ना हम पावर पॉइंट की फाइल में स्लाइड को वर्किंग एरिया बोलते हैं। वर्किंग एरिया कहने का मतलब सिंपल सा, जहां काम किया जा रहा है, जहां काम किया जा रहा है या रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे? वर्किंग एरिया। मतलब इसी के ऊपर आप टाइपिंग करेंगे, इसी के ऊपर आपको कोई फोटो लगानी है, इमेज लगानी है, कोई कुछ भी आपको करना है, वो सब इसी के ऊपर होगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे स्लाइड के नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन आता है पावर पॉइंट में वो ये है कि जब आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट की फाइल में स्लाइड का लेआउट कौन सा होता है, या स्लाइड लेआउट आपको है ना कौन सा दिखाई देता है? अब ये लेआउट क्या चीज है? एक्चुअली देखो, आपको चीजें प्रेजेंटेबल तरीके से बनानी है ना, आकर्षक तरीके से बनानी है, दिखानी है किसी को, तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्लाइड के लेआउट दे रखे हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा पावर पॉइंट का, तो आपको स्लाइड वगैरह के बारे में पता चल जाएगा, स्लाइड लेआउट भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्लाइड लेआउट क्या होता है वो समझाता हूँ, पहले थ्योरेटिकल देख लो। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्लाइड लेआउट की, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब पावर पॉइंट की फाइल ओपन होती है, ठीक है, तो हमारे सामने अपने आप ही है ना एक स्लाइड लेआउट खुल के आता है, और उस स्लाइड लेआउट का नाम होता है बेटा टाइटल स्लाइड। ये नाम ध्यान रखना। आपसे है ना पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए, जब पावर पॉइंट की फाइल ओपन की जाती है तो बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही कौन सा स्लाइड लेआउट हमारे सामने आता है? तो ये नाम याद रखना जरूरी है, प्रैक्टिकल याद रखना जरूरी नहीं है कि स्लाइड लेआउट दिखता कैसा है। ये नहीं आएगा, आपसे ये नहीं कहेगा दिखाओ जरा कंप्यूटर में खोल करके स्लाइड लेआउट कैसा दिखाई देता है। वो बस ये पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड का लेआउट का नाम क्या होता है। तो आंसर है टाइटल स्लाइड के नाम से। ठीक है जी, अब इस टाइटल स्लाइड में बेसिकली क्या होता है, ऐसे है ना एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा और इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा होता है। ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं इनको, जिनके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। और ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने लाइन लाइन बनाई है ना, एक्चुअल में ये लाइन लाइन नहीं होती, ये डॉटेड फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे करके। अभी दिखा भी दूंगा आपको। ये टेक्स्ट बॉक्सेस है ना ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं, आपको क्लियर दिखाई भी देगा कि ये डॉट 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 बने हुए हैं। इसी चीज को दिखा रहा हूं यहाँ पर, है ना, ऐसे डॉट 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 बने हुए दिखाई देंगी। तो डॉटेड डॉटेड फॉर्म में आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाकर दिखाया जाता है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर आप है ना पावर पॉइंट की स्लाइड पर जहां पर भी टाइपिंग करते हैं, काम करते हैं, वो किस रूप में होता है, तो आप इसे बोलेंगे डॉटेड डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में, डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स। तो पावर पॉइंट की स्लाइड पर आपको पहले से ही अगर टाइपिंग करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है तो उसे डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, जबकि इसका अपना एक एक्चुअल नाम भी है। ये तो हमने खुद से लिख लिया, डॉटेड टेक्स्ट बॉक्स शब्द तो हमने खुद से लिख लिया क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है, बट इसका अपना खुद का अपना एक नाम भी है और इसे प्लेस होल्डर के नाम से बोला जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दैट इज प्लेस होल्डर। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीते कुछ समय पहले एक पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर पॉइंट की स्लाइड पर जहां आप टाइपिंग करते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स को या उस एरिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर था प्लेस होल्डर कहा जाता है।
समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ना आपके सामने जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट आएगा वो टाइटल स्लाइड के नाम से होगा, ठीक है जी। और फाइनली फिर उसमें आपको ऐसे प्लेस होल्डर दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला प्लेस होल्डर, ये वाला प्लेस होल्डर, जिस पर आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं, ठीक। बट क्या केवल और केवल एक ही स्लाइड लेआउट होता है पावर पॉइंट की फाइल में? नहीं, टोटल मिला के स्लाइड लेआउट होता है बेटा 9। कई बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ पावर पॉइंट की फाइल में इनमें से कौन सा स्लाइड लेआउट होता है या नहीं होता है। तो ये तभी आप बता सकते हैं जब आपको सारे के सारे स्लाइड लेआउट के नाम पता हो। तो देखो एक एक करके सभी के नाम लिखकर बताता हूँ आपको। एक नाम होता है बेटा टाइटल स्लाइड के नाम से, एक होता है टाइटल एंड कंटेंट के नाम से। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या होता है टाइटल एंड कंटेंट में? इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको ऐसे स्लाइड बनाकर दिखाई जाएगी, मतलब स्लाइड खुलेगी और उसमें ऐसे ऊपर की तरफ आएगा टेक्स्ट बॉक्स और एक नीचे की तरफ टेक्स्ट बॉक्स बन के आता है लिखने के लिए। तो इस तरीके का अगर आपको स्लाइड लेआउट दिखाई दे तो उसे टाइटल एंड कंटेंट के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर टाइटल लिखना है और यहाँ कंटेंट लिखना है, ये ऐसे बन के आ रहा हो तो इसको टाइटल स्लाइड बोलते हैं बस, ठीक है। खैर ये नहीं पूछेगा कि किसमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं पूछता, बस ये पूछेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा कि बताओ कौन सा स्लाइड लेआउट का नाम है या नहीं है, तो नाम याद होने चाहिए। तो टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया। इसके अलावा एक और स्लाइड लेआउट होता है टाइटल ओनली। इसमें क्या होगा, इसमें केवल और केवल जो आपकी स्लाइड है उसमें ऊपर की तरफ ही एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा बस। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी ना कि सर चलो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, हम यहाँ कुछ लिख सकते हैं, ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना है यहाँ कुछ लिख सकते हैं। ऐसी टाइटल एंड कंटेंट में ऊपर टाइटल के लिए टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था वहां लिख सकते हैं, नीचे कंटेंट के लिए एक बॉक्स बना हुआ था वहां कुछ लिख सकते हैं। ऐसी टाइटल ओनली में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ यहाँ लिख सकते हैं। तो ये जो खाली जगह पड़ी हुई है, ये जो खाली जगह है स्लाइड के ऊपर, यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि टाइटल ओनली वाले में आपको स्लाइड में ऊपर की तरफ ही एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और नीचे की जगह खाली खाली दिखाई देगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी आप लिख सकते हो, बट कब, जब आप यहां पर कोई अलग से टेक्स्ट बॉक्स बनाए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्या पावर पॉइंट की स्लाइड पर बिना किसी प्लेस होल्डर के या बिना किसी टेक्स्ट बॉक्स के बनाए आप कुछ लिख सकते हो? तो आंसर है नहीं, कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब पावर पॉइंट के जो स्लाइड लेआउट होता है ना, इन स्लाइड लेआउट को जब आप देखोगे ना तो वहां पर एक और स्लाइड लेआउट आपको मिलता है जिसे ब्लैंक स्लाइड कहते हैं, ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, तो ब्लैंक स्लाइड का सबसे सिंपल सा मतलब होता है कि आपके सामने एक स्लाइड खुल के आएगी जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स ऐसा बना हुआ नहीं दिखाई देगा। तो फिर हम उस पर लिखेंगे कैसे? हम उस पर अगर कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे ना तो टाइप ही नहीं होगा। आप इस ब्लैंक स्लाइड लेआउट पर अगर कोई टाइप करने की कोशिश करोगे ना तो टाइप ही नहीं होगा कुछ भी। कब तक? जब तक आप यहां पर खुद से टेक्स्ट बॉक्स ना बनाए। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर पावर पॉइंट की स्लाइड पर आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो इसकी दो कंडीशन है, या तो पहले से ही आपके सामने कोई टेक्स्ट बॉक्स जिसको प्लेस होल्डर भी कहते हैं वो बना हुआ है, या फिर आप खुद से टेक्स्ट बॉक्स बनाओ। तब अगर नहीं बनाया या नहीं आया तो आप है ना स्लाइड के ऊपर कुछ लिख नहीं पाएंगे। हाँ, बट इतना है कि अगर आप इस स्लाइड के ऊपर कोई फोटो डालना चाहते हैं, कोई इमेज डालना चाहते हैं, कोई आपको शेप डालनी है, आकृति डालनी है, वो सब डाल सकते हो, लिख नहीं पाएंगे। पावर पॉइंट की स्लाइड पर लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स या प्लेस होल्डर का होना जरूरी है आपके सामने, तभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लेआउट लिख दूं उसके बाद दिखाऊंगा आपको। तो टाइटल स्लाइड हो गया, टाइटल एंड कंटेंट हो गया, टाइटल ओनली हो गया, ब्लैंक हो गया। इसके बाद और भी स्लाइड लेआउट होते हैं, जैसे लिख लीजिए टू कंटेंट के नाम से, टू कंटेंट। इसके बाद लिख लीजिए कंपैरिजन के नाम से। इसके बाद लिख लीजिए सेक्शन हेडर के नाम से, सेक्शन हेडर। इसके बाद लिख लीजिए नेक्स्ट कंटेंट विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन। और उसके बाद लिख लीजिए पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन के नाम से, ठीक है बेटा। अब देखिए आप ये मत कहिएगा कि सर आप इनका हिंदी नाम लिखो, हिंदी नाम होता ही नहीं है पावर पॉइंट में, हिंदी का कोई भी नाम नहीं होता और हम इसे हिंदी में लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो टोटल मिला के स्लाइड के लेआउट कितने होते हैं? आंसर है 9 स्लाइड लेआउट। गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिला के 9 लेआउट हमें देखने को मिलते हैं। आप जो भी लेआउट चाहें वो लेआउट सेलेक्ट करने के बाद अपना काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि पहले तो ये ध्यान रखना कि टाइटल स्लाइड हमारा बाय डिफॉल्ट स्लाइड होता है, मतलब जैसी पावर पॉइंट की फाइल ओपन होगी तो हमारे सामने सबसे पहला जो स्लाइड लेआउट आएगा वो टाइटल स्लाइड के नाम से होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ना प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। अभी आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, ठीक है। और अब मैं यहां से है ना ओपन करूंगा पावर पॉइंट की फाइल को, ये रही, मतलब पावर पॉइंट एप्लीकेशन को हम ओपन करने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन
के अंदर, और इस तरीके से एक वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को हमें खोलना है। बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे वर्ड और एक्सेल में दे रखी थी। तो वर्ड और एक्सेल में ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दे रखी होती हैं उनको टेम्पलेट्स कहते हैं, जबकि पावर पॉइंट में जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ दे रखी हैं इनको थीम्स कहते हैं, ठीक है। तो होम स्क्रीन पर वापस आके ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जब है ना आपके सामने पावर पॉइंट की कोई फाइल ओपन होगी ना, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये जो व्हाइट कलर का वर्किंग एरिया आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं स्लाइड। और ये जो आपके सामने बना हुआ है बॉक्स टाइप का, इसको अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर डॉट 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 बनी हुई है, ये लाइन पर, नॉर्मल एक लाइन नहीं है, डॉटेड फॉर्म में है ये। आपको पता नहीं दिख रही है नहीं, पर डॉटेड फॉर्म में, जूम करके देखें, अब भी शायद ना देखें, चलो कोई नहीं, बाकी मैंने बता तो दिया ही आपको, ठीक है। ये डॉटेड फॉर्म में ना आपको दिखाई देंगे। इसी को टेक्स्ट बॉक्स भी कह सकते हैं या फिर प्लेस होल्डर भी कहा जाता है, जिसके अंदर आप टाइपिंग करेंगे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ लिखना यतेंद्र और नीचे वाले बॉक्स में लिखना निगम, तो ऐसे आ जाएगा लिखा हुआ, समझ आ गया। तो इसी पर हमें काम करना हो तो टाइपिंग करनी होती है। अगर मान लो मेरे को कोई फोटो वगैरह लगानी है, कोई इमेज वगैरह लगानी है, कोई शेप आकृति वगैरह लगानी है, तो वो मैं ऐसे कहीं पे भी लगा सकता हूँ, जहाँ लगाना हो वहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। बट लिखने के लिए अब जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें ना टोटल लेआउट कितने हैं, तो देखो यहाँ से आप देख सकते हैं ये टोटल 9 लेआउट आपको दिख रहे होंगे। टाइटल स्लाइड के नाम से, टाइटल एंड कंटेंट के नाम से, सेक्शन हेडर के नाम से, टू कंटेंट के नाम से, कंपैरिजन के नाम से, टाइटल ओनली के नाम से, ब्लैंक, कैप्शन विद, कंटेंट विद कैप्शन और पिक्चर विद कैप्शन, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ सभी लेआउट को। जैसे टाइटल एंड कंटेंट आपको, एक सेकेंड, यहाँ से देखो, टाइटल एंड कंटेंट आपको ऐसा दिखाई देगा, ऊपर लिखने की जगह और नीचे लिखने की जगह। फिर न्यू स्लाइड में आप है ना सेक्शन हेडर लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, अगर आप है ना टाइटल ओनली लेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ब्लैंक लेंगे तो ये ब्लैंक आ जाएगा। इसी की मैं बोल रहा था, ब्लैंक वाली स्लाइड लेआउट पर अगर आप, जैसे मैंने ब्लैंक स्लाइड ली, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, कुछ भी टाइप हो रहा है, नहीं कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कब तक नहीं होगा टाइप, जब तक मुझे यहाँ पर, जब तक मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स ना बना लूँ। और टेक्स्ट बॉक्स नाम का टूल है ना, इंसर्ट वाले मेन्यू के अंदर दे रखा होता है, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ग्रुप के अंदर, ये रहा। तो अगर मैं खुद से ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बना लूंगा, अब मुझे जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो ये है यहाँ पर मेन पॉइंट। टू कंटेंट में आपको ऐसा मिलेगा फॉर्मेट, सेक्शन हेडर में, सेक्शन हेडर दिखा दिया, कंपैरिजन, कंपैरिजन में ऐसे खुल के आ जाता है या ऐसे बन के आएगी लेआउट स्लाइड की। कंटेंट विद कैप्शन में ऐसे आ जाएगा, 3 बॉक्स बन के आते हैं। और पिक्चर विद कैप्शन में ऐसे बन के आएगा, 3 बॉक्स ऐसे बन के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ना लेआउट्स हमारे सामने आ जाते हैं, और इनमें से जिस भी लेआउट की हमें आवश्यकता हो वो लेआउट है ना हम यहाँ पर अप्लाई करके या लेकर हम अपना काम कर सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर भी है ना मेन्यू बार के अंदर मेन्यू दे रखे हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, है ना, वर्किंग एरिया, ये हो गया। ये जिस भी स्लाइड पर आप काम करेंगे या बनाएंगे वो स्लाइड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी दिखाई देती है छोटे रूप में। इसको और छोटा बड़ा करना है तो आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे और छोटा करना है या और बड़ा करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये बेसिकली ना ऐसे समझ लो जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ लेफ्ट में दिखा दिया जाता है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि आप कौन सी स्लाइड पर काम कर रहे हो, पहली स्लाइड पर, दूसरी स्लाइड पर, तीसरी स्लाइड पर। या अगर आपको मान लो आपने पहली स्लाइड पर काम कर लिया, उसके बाद आपको किसी दूसरी स्लाइड पर काम करना है तो यहीं से जा सकते हो, जैसे 9th वाली स्लाइड पर काम करना है तो ऐसे स्विच करने के लिए भी ये स्लाइड्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देती रहती हैं। समझ में आ गया सभी को। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैं अभी बोर्ड पर भी ये चीज़ लिख के बताऊंगा और यहाँ पर भी देखना। जैसे पहले मैं सारी की सारी स्लाइड लेआउट को डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट वाले बटन से ही डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे है ना, मैंने अभी अभी पावर पॉइंट की फाइल जब ओपन की थी तो मेरे सामने कौन सा स्लाइड लेआउट आया था, टाइटल स्लाइड के नाम से, यस। बट अब मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की अप्लाई करूंगा कीबोर्ड से, Ctrl+M, M फॉर मुंबई। तो अपने आप जो नई स्लाइड बन के आई है ना, उसका स्लाइड लेआउट टाइटल एंड कंटेंट के नाम से होता है। अब मैं फिर से Ctrl+M दबाऊंगा, देखो फिर से नई स्लाइड बन के आ गई, 3rd वाली, और इसका जो लेआउट है वो टाइटल एंड कंटेंट के नाम से ही है। यानी यहाँ पर हमें एक बात और पता चल जाती है कि अगर हम चाहें खुद से किसी भी लेआउट को लेना तो ले सकते हैं, जो मेरा मन हो वो ले सकता हूं मैं। टोटल 9 स्लाइड लेआउट होते हैं, इनमें से जो मेरा मन हो उस स्लाइड लेआउट को मैं चूज कर सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं। बट यहां पर अगर किसी नई स्लाइड को आपको लेना है एक शॉर्टकट की मदद से, जिसका नाम है Ctrl+M, तो उससे है ना आपके सामने जो स्लाइड लेआउट अपने आप आएगा वो होगा टाइटल एंड कंटेंट के नाम से, ये वाला। तो 2 बातें हो गई ना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन कि पावर पॉइंट की जब फाइल ओपन होगी तो बाय डिफॉल्ट कौन सा स्लाइड लेआउट आता है, तो आंसर है टाइटल स्लाइड के नाम से।
और दूसरा क्वेश्चन कि जब आप कंट्रोल प्लस एम से कोई नई स्लाइड ऐड करेंगे पावर पॉइंट की फाइल में, तब कौन सा लेआउट आएगा? तब टाइटल एंड कंटेंट के नाम से आएगा। ये हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अभी इस बात को मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। देखो, अगर आपसे है ना ये कहा जाए, ये पूछा जाए कि अगर किसी मतलब पावर पॉइंट की फाइल को या नई पावर पॉइंट फाइल को आपको ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, ये हमें बनानी है या ये फाइल ओपन करनी है ना, नई प्रेजेंटेशन फाइल। और पूछा जाए कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो बेटा इसका सही आंसर है दैट इज कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन। जैसे एमएस वर्ड की नई फाइल ओपन करनी हो तो उसके लिए भी कंट्रोल प्लस एन होता है, एन फॉर न्यू दिल्ली। और एक्सेल की नई फाइल ओपन करनी है तो इसके लिए भी कंट्रोल प्लस एन होता है। ऐसी नई प्रेजेंटेशन फाइल आपको ओपन करनी है तो उसकी भी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन ही होती है। बट इसी न्यू प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर आप एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की बेटा कंट्रोल प्लस एम, एम फॉर मुंबई महाराष्ट्र। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जैसे न्यू शब्द आया इसका मतलब कंट्रोल प्लस एन होता है, जबकि गलत हो जाता है पावर पॉइंट में। हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि नई स्लाइड की कह रहा है, नई प्रेजेंटेशन फाइल की कह रहा है। तो अगर नई स्लाइड की कह रहा है तो कंट्रोल प्लस एन आंसर होगा, और न्यू स्लाइड की कह रहा है तो कंट्रोल प्लस एम आंसर होगा। बट ये ध्यान रखना है कि न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर ही खुल रही होती है। ठीक है, नई स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर ही लेनी है या बनानी है या खोलनी है। समझ आ गया बात? समझ आ गई बात? तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख देता हूं कि जब आप कोई न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे, ठीक है, तब उस समय जो बाय डिफॉल्ट लेआउट है वो क्या आता है? तब आएगा टाइटल स्लाइड के नाम से, टाइटल स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, केवल नई प्रेजेंटेशन फाइल बनानी है, अपने टाइटल स्लाइड नाम से लेआउट आ जाएगा। बट इसी नई प्रेजेंटेशन फाइल के अंदर मुझे अगर न्यू स्लाइड लेनी है, ठीक है, और न्यू स्लाइड किससे लेनी है? शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस एम दबाकर, तब उस स्लाइड का स्लाइड लेआउट आ जाता है बेटा टाइटल एंड कंटेंट के नाम से, टाइटल एंड कंटेंट के नाम से। समझ में आ गई बात? नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो एक पेपर में ना ये क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें यही पूछा गया था कि बताइए अगर आप कंट्रोल प्लस एम दबाकर एक प्रेजेंटेशन फाइल में कंट्रोल प्लस एम दबाकर न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो उसका लेआउट क्या आता है? 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से सही आंसर था टाइटल एंड कंटेंट के नाम से। ठीक है ना? आप लिखना चाहें भाई ये लिख लो, ये कंट्रोल प्लस एम दबाने से अपने आप क्या आएगा? टाइटल एंड कंटेंट आएगा। जितनी बार कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम दबाते जाओगे उतनी बार आपके सामने जो स्लाइड नई आएगी वो टाइटल एंड कंटेंट वाले लेआउट के साथ आएगी। ठीक, चलो अब आगे देखो। चलो जी, हमने ना जितनी भी स्लाइड्स पर काम करना था वो कर लिया। सपोज दैट कि पावर पॉइंट की फाइल में हमें 10 स्लाइड बनानी थी, हमने 10 स्लाइड बना ली, काम कर लिया। या तो टाइपिंग की होगी, नहीं तो उसके ऊपर कुछ फोटोग्राफ, इमेज, ग्राफिक्स जो भी हमें डालना था वो डाल दिया होगा। अब ये काम करने के बाद, ये सब काम करने के बाद हम चाहते हैं कि इसे और थोड़ा प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाया जाए, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उस पर एक नॉर्मली अपना नाम लिखा था और एक कोई शेप बनाई थी, तो इससे तो कोई ज्यादा प्रेजेंटेशन दिख नहीं रही है ना। तो पावर पॉइंट की फाइल को और प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? तब यहां पर एंट्री होती है स्पेशल इफेक्ट की। एक शब्द आएगा यहां पर स्पेशल इफेक्ट। तो कई बार तो स्पेशल इफेक्ट लिखा हुआ आ जाता है ना, जिसको अगर हिंदी में कहना है तो विशेष प्रभाव कह सकते हैं। यानी कि आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल सकते हैं, या कई बार है ना इसी स्पेशल इफेक्ट को है ना मोशन इफेक्ट के नाम से भी बोल दिया जाता है। मैंने क्वेश्चंस में देखा है मोशन इफेक्ट भी लिखा हुआ आ जाता है। अब स्पेशल इफेक्ट में या मोशन इफेक्ट में 2 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है बेटा ट्रांजिशन, और दूसरा नाम आता है बेटा एनिमेशन। इन दोनों शब्द का हिंदी नाम क्या होता है? कोई नाम नहीं होता। पावर पॉइंट के क्वेश्चन में ट्रांजिशन को ट्रांजिशन ही लिख के देंगे और हिंदी एनिमेशन को एनिमेशन ही लिख के देंगे। वैसे अलग हो सकता है कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये शब्द वहां पर अगर आए तो इनका हिंदी अनुवाद हो, बट पावर पॉइंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पर ट्रांजिशन को ट्रांजिशन और एनिमेशन को एनिमेशन लिखकर ही दिया जाएगा। अब ये क्या होता है, पहले मैं आपको इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं, इसके बाद फिर आपको मैं इसका एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी। देखो, इस मोशन इफेक्ट या स्पेशल इफेक्ट को ऐसे समझो। पहले तो बात करते हैं ट्रांजिशन की, है ना, तो लिख ही लेते हैं पहले। पहले तो हम इस मोशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं या स्पेशल इफेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको ट्रांजिशन कहा जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन नाम का ये जो इफेक्ट है ना, ये पूरी की पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है। होल स्लाइड, यानी जो पूरी स्लाइड है तो पूरी स्लाइड पर अप्लाई होता है, अप्लाई होता है। कैसे समझाता हूं इसका एक एग्जांपल।
आपने किसी की शादी की वीडियो देखी है, किसी ना किसी की तो देखी होगी। उस शादी की वीडियो में आपने देखा है जो वीडियोग्राफर होता है या वीडियो एडिटर होता है, वो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट लाने की कोशिश करता है। कैसे? जब है ना, जैसे है ना, आप ये समझ लो कि हम है ना शादी की वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो चलते चलते अचानक ही बीच में क्या हुआ कि किसी कॉर्नर में से, जो मॉनिटर स्क्रीन है उसके कॉर्नर में से दूल्हा और दुल्हन का फोटो ऐसे घूमता हुआ आ रहा है स्क्रीन पर बीच में, और बीच में आके फिर बड़ा हो गया पूरी स्क्रीन पर, और फिर अचानक से टुकड़ों में टूट के गायब हो गया। फिर थोड़ी सी वीडियो चलना शुरू हो गई, फिर अचानक से ना कहीं से दूल्हा दुल्हन का फोटो घूमता हुआ आएगा। देखा है आपने शादी की जो वीडियो होती है उसमें इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट डालता है वीडियो एडिटर, यानी जिसने हमारी शादी की वीडियो शूट की है। तो जो फोटो है ना दूल्हा दुल्हन की फोटो, उसे तो मान लो एक स्लाइड, और वो घूमती हुई आ रही है, बीच में आके रुक गई, फिर पूरी स्क्रीन पर हो गई और टुकड़ों में टूट के गायब हो गई। दैट इज ट्रांजिशन। इसी तरीके के है ना स्पेशल इफेक्ट आप पावर पॉइंट की फाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्लाइड पर अगर आप एक स्पेशल इफेक्ट डालते हो तो उसी को ट्रांजिशन के नाम से बोला जाएगा। अब दूसरा आता है एनिमेशन। ये क्या चीज होती है भाई? एनिमेशन का सिंपल सा मतलब है स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर अगर आप ये स्पेशल इफेक्ट लगाना चाहो तो इसे एनिमेशन के नाम से बोला जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना, इफेक्ट्स अप्लाई करना, ये क्या कहलाता है? इसी को एनिमेशन के नाम से बोल दिया जाएगा, या इसी को एनिमेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर यह भी लिख लो कि स्लाइड के ये ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर आप स्लाइड के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, यानी कोई शब्द लिख रहे हैं, तो वो भी है ना ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आप किसी स्लाइड पर कोई इमेज यानी फोटो लगा रहे हैं, या आपको कोई शेप या आकृति लगानी है ना, या फिर अगर आपको कोई भी मान लो कुछ भी एनिमेशन टाइप का टेक्स्ट, इमेज, शेप, ग्राफिक्स लिख लो, अगर कोई भी आपको ग्राफिक्स वगैरह लगाना है, ठीक है, एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि इत्यादि, तो कुछ भी अगर आप स्लाइड के ऊपर बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने स्पेशल इफेक्ट लगाया है तो इसको हम एनिमेशन के नाम से बोलेंगे। जैसे सपोज दैट कि ये है स्लाइड, और इस स्लाइड के ऊपर है ना आपने मान लो अपना नाम लिखा यतेंद्र। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जब मैं प्रेजेंटेशन किसी के सामने दिखाऊं, है ना, इस फाइल को दिखाऊं, तब ये यतेंद्र शब्द है ना स्लाइड के ऊपर से ऐसे ऐसे गिरता हुआ आए और यहां पर थोड़ा सा बाउंस करे और फिर रुक जाए। तो यतेंद्र क्या है? एक टेक्स्ट है, स्लाइड के ऊपर है, और इसके ऊपर जो स्पेशल इफेक्ट लगा है वो है एनिमेशन। इस एनिमेशन का अपना एक नाम भी होता है बाउंस, क्योंकि यहां पर ऐसे बाउंस करता हुआ दिखाई देगा। तो क्या ऐसे एनिमेशन के या ट्रांजिशन के नाम भी पूछे जाते? नहीं, ये नहीं पूछते। बस ये ध्यान रखना कि अगर टेक्स्ट के ऊपर आपने एनिमेशन लगाया है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट लगाया, तो उसे एनिमेशन कहते हैं। ऐसे मान लो अगर कोई इमेज है, आपकी फोटो है, आप चाहते हैं कि स्लाइड के ऊपर मेरी फोटो है ना ऐसे नीचे से निकलते हुए आए, ऐसे आ रही है नीचे से और यहां जाके रुक जाए, तो इसको फ्लाई एनिमेशन बोलते हैं, तो वो ऐसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप है ना स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर अगर स्पेशल इफेक्ट लगा रहे हैं तो उसको एनिमेशन के नाम से बोला जाएगा। समझ में आ गई भाई बात? अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, दैट इज स्लाइड शो। ये और बता दूं, इसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दैट इज स्लाइड शो। ये क्या चीज है भाई? देखो, स्लाइड शो का मतलब सिंपल सा होता है कि जो प्रेजेंटेशन फाइल आपने बनाई है वो अगर किसी व्यक्ति के सामने आप दिखाना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका ये होगा ना कि आप फुल स्क्रीन पर दिखाओ। भाई सीधी सी बात है, जैसे हमने एमएस वर्ड में रीड मोड वाला व्यू देखा था, याद है आपको? एमएस वर्ड में 5 व्यू थे। कौन कौन से व्यू थे? एक तो डॉक्यूमेंट व्यू है ना, इसके अलावा मतलब डॉक्यूमेंट व्यूज जो थे उनमें 5 व्यू थे हमारे पास। व्यू वाले मेन्यू या टैब के अंदर क्या क्या नाम थे व्यूज के, एक बार रिवाइज कर लो। पहला व्यू था दैट इज प्रिंट लेआउट व्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। इसके बाद था वेब लेआउट, इसके बाद था रीड मोड या इसको फुल स्क्रीन रीडिंग भी कहते हैं, इसके बाद आउटलाइन और उसका ड्राफ्ट व्यू, याद है? तो फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू या जिसे रीड मोड भी कहा जाता है, उसमें हमारी एमएस वर्ड की फाइल पूरी स्क्रीन पर बड़ी होकर आ जाती है ना, यानी कि आपको एमएस वर्ड की फाइल का मेन्यू बार, टाइटल बार, नीचे स्टेटस बार, ये सब रिबन वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगी, केवल आपकी फाइल का कंटेंट आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये एक तरीका है जब आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल को फुल स्क्रीन करके पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसी तरीके से ना पावर पॉइंट की स्लाइड को अगर आप फुल स्क्रीन पर बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उसी को स्लाइड शो कहा जाता है। यहाँ पर जब आप चाहेंगे कि हमारी जो फाइल बनी है पावर पॉइंट की वो किसी के सामने हम प्रेजेंट करें तो फुल स्क्रीन पर प्रेजेंट करें, तो उसी को यहाँ पर स्लाइड शो कहा जाता है। शो शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि स्लाइड चलते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि इनमें स्पेशल इफेक्ट होते हैं, तो एक ऐसा लगता है वीडियो टाइप का चल रहा है, शो टाइप का चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो कम शब्दों में, सिंपल शब्दों में अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, स्लाइड्स प्ले ऑन फुल स्क्रीन, ऑन फुल
स्क्रीन, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को हम स्लाइड शो के नाम से बोल देंगे। ठीक है, हम यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर स्लाइड्स का प्ले होना। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो स्लाइड्स का पूरी स्क्रीन पर प्ले होना, इसी को स्लाइड शो के नाम से बोला जाता है। अब यहाँ पर दो शॉर्टकट की है, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्लाइड शो करने की कोई शॉर्टकट की होती है, हाँ, आंसर है फंक्शन की F5। यानी अगर आप पावर पॉइंट की फाइल में जितनी भी स्लाइड पर काम करना चाहें, जितनी भी स्लाइड बनाना चाहें, बना लीजिए, और उसके बाद अगर आप स्लाइड शो करते हैं तो आप वहां पर फंक्शन की F5 दबा दीजिए, आपके सामने फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। बट क्या ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि आप स्लाइड शो कर रहे थे और उस दौरान आपको पता चले कि 5वें नंबर की स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है, 5वें नंबर की स्लाइड में हमें कुछ चेंज या बदलाव करना है, तो आपने क्या किया, 5वें नंबर की स्लाइड, मतलब आपने स्लाइड शो को रोक दिया। अब आप बोलेंगे सर इस स्लाइड शो को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो अगर आपको स्लाइड शो से एग्जिट करना है, ये भी लिख लो, एग्जिट स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो से यानी फुल स्क्रीन से बाहर निकलना है तो आप एस्केप वाली की दबाएंगे कीबोर्ड से। क्या बोलते हैं इसको, एस्केप। ठीक है, याद है आपको जब मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया था कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में, इनपुट डिवाइस के केस में, तब मैंने आपको कीबोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और मैंने बताया भी था कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड टॉप में यानी कि बाईं तरफ ऊपर की तरफ एक की होती है जिसे एस्केप कहते हैं। तो इस एस्केप वाली की का मीनिंग होता है किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलना, टू एग्जिट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो स्लाइड शो चल रहा होता है ना, इससे अगर आपको बाहर निकलना है यानी खत्म करना है इसको, तो इसको एस्केप वाली की से किया जा सकता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट कि पावर पॉइंट की स्लाइड शो के दौरान आपको पता चले कि 5वें नंबर की स्लाइड पर कुछ गड़बड़ी है, तो आप स्लाइड शो से बाहर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे एस्केप दबाकर, फिर 5वें नंबर की स्लाइड पर जाओगे और वहां जो भी मिस्टेक आपको दिखी उसको आप ठीक कर लेंगे। अब ठीक करने के बाद आपको अगर लगता है कि अब मेरे को स्लाइड शो 5वें नंबर की स्लाइड से ही चालू करना है, मतलब बिल्कुल पहली वाली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू ना हो, क्योंकि वो तो मैं पहली दूसरी तीसरी चौथी स्लाइड तो देख ही चुका हूँ, 5वें नंबर की स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो, क्योंकि उसी में तो दिक्कत थी, वहीं से तो ठीक किया मैंने, तो वहीं से देखना चाहता हूँ। अब पिछली स्लाइड को बार बार क्यों देखूंगा स्लाइड शो में। ये उसी तरीके से हो गया जैसे कोई मूवी देख रहे हैं आप, है ना, और आप आधी मूवी देख चुके थे, फिर आपको कुछ काम याद आ गया, अब आप बंद करके चले गए, अब दोबारा से जब मूवी स्टार्ट करेंगे तो क्या फिर से शुरू से स्टार्ट करोगे, ये कहते हुए नहीं नहीं मैं तो मूवी देख रहा हूँ तो हर बार शुरू से ही देखूंगा। अरे वहां से स्टार्ट करोगे मूवी को जहां तक छोड़ी थी आपने, उसके आगे से देखना शुरू कर दोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट स्लाइड शो, यानी जिस स्लाइड पर आप हैं, ठीक है बेटा, उस स्लाइड से स्लाइड शो अगर आपको शुरू करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो इसका आंसर है दैट इज शिफ्ट प्लस F5। यानी कि फंक्शन की F5 को दबाने से पहले आप शिफ्ट वाली की दबा दीजिए, तो शिफ्ट के साथ अगर F5 दबाएंगे तो करंट स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, ठीक है, क्योंकि कुछ नई चीज आपको पता चल रही है, तो ये आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। बाकी लास्ट में जब ये पावर पॉइंट का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो एक क्लास में इसका पूरा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने MS वर्ड और एक्सेल के केस में देखा। चलिए देखते हैं। तो वंस अगेन आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा और अब हम ओपन करेंगे पावर पॉइंट को, पावर पॉइंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 वाली एप्लीकेशन के अंदर पावर पॉइंट को हम ओपन कर रहे हैं, ब्लैंक स्लाइड पर जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर सपोज दैट मैं लिख दूँ, अच्छा देखो आप नोटिस कर रहे हैं जैसे हम पावर पॉइंट की फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ साइड में डिजाइनर कुछ खुल के आता है। डिजाइनर का मतलब डिजाइन आइडियाज होते हैं, ये पावर पॉइंट खुद से दे रहा है आपको बनाकर कि अगर आप पावर पॉइंट की स्लाइड बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ कुछ लिख सकते हो और ये पीछे देखो ऐसे बन के आ गया। कोई और स्लाइड डिज़ाइन आपको लेना है तो ऐसे ले सकते हो, यहाँ लिख दो। भाई आपको अपने कंटेंट को है ना किसी के सामने प्रेजेंटेबल तरीके से दिखाना है ना, तो वो देखकर खुश हो जाए कि आपने मेहनत करी है, तो इसी को बोलते हैं बेसिकली प्रेजेंटेशन। इसे नहीं अप्लाई करना तो हटा दो। अब देखो सपोज दैट कि मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा यतेंद्र, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ नीचे। अब मैं यहाँ पर है ना कोई शेप या आकृति डालता हूँ, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिया, एक और ट्रायंगल बनाना है, एक और बना लो, या देखो यहाँ पर एक कंट्रोल पर डी दबा दीजिए तो बिल्कुल डुप्लीकेट शेप बन के आ जाती है इसकी। कंट्रोल डी दबाने से, डी फॉर डॉग, तो कंट्रोल डी याद रखना, पावर पॉइंट के अंदर कंट्रोल पर डी दबाने से जो भी शेप या आकृति है उसकी डुप्लीकेट शेप बन के आ जाएगी। आपको बार बार है ना शेप बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप डुप्लीकेट शेप बन के आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये आता है यहाँ पर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ना बेसिकली आपको कई तरीके के ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे। ये सारे एग्जांपल हैं जिनमें से एक मैं ओपन कर एक क्लिक करके दिखाता हूँ। इसका नाम है ग्लिटर और वॉर्टेक्स, ये दोनों दिखाता हूँ। ग्लिटर में बेसिकली ऐसे आएगी आपकी स्लाइड, देखो दिखा कुछ। वॉर्टेक्स करोगे तो ऐसे आएगा,
दिख रहा है ना एक स्पेशल इफेक्ट, किसी मूवी वगैरह में, किसी में आपने ऐसा देखा होगा, हनीकॉम्ब देखो। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड के ऊपर जो है ना हमने जो स्पेशल इफेक्ट डाला, इसको बेसिकली कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ब्लाइंड्स में ऐसे आ जाएगा, चेक बोर्ड में ऐसे आ जाएगा, डिजॉल्व में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोई एक ले लेते हैं, जैसे हनीकॉम्ब ले लेते हैं। तो हनीकॉम्ब है ना, ये हनीकॉम्ब नाम से जो ट्रांजिशन है वो ऐसे आएगी। ठीक, अब ये यतेंद्र नाम का जो शब्द लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं स्पेशल इफेक्ट डालूंगा, क्योंकि यतेंद्र शब्द एक स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ये जो त्रिभुज बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल, ये भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब एनिमेशन में जाएंगे, और एनिमेशन में इसमें मैं डालता हूँ बाउंस के नाम से, ना यहाँ कहीं होगा ये रहा। लग देखो, दिख रहा है यतेंद्र शब्द ऐसे जंप करता हुआ आ रहा है। ऐसे है ना, ये ट्राइंगल है, इनको भी कर देते हैं फ्लाई इन करके, हर एक ट्राइंगल के ऊपर यही लगा देते हैं, फ्लाई इन। ठीक है, तो मैंने ना इस पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर दी है, और हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई कर दिया है। अब मैं स्लाइड शो करने जा रहा हूँ, तो मैं कीबोर्ड से ना फंक्शन की F5 दबाऊंगा, तो मेरे सामने अब इस तरीके से खुल के आ जाएगा। देखा आपने, ये थी ट्रांजिशन के ऊपर, मतलब ये स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होना। ठीक है, अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखो यतेंद्र शब्द ऐसे बाउंस करता हुआ आ रहा है, खत्म। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? तो फाइनली है ना, हमें ये समझ में आ गया कि अगर मैं पावर पॉइंट की फाइल, मतलब पावर पॉइंट की फाइल में जो भी स्लाइड्स वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है, और उन स्लाइड्स के ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट डालना चाहूँ, तो वो ट्रांजिशन होगा जो इस तरीके से दिखाई देगा, और स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट डालूंगा तो उसको एनिमेशन कहा जाएगा, जो ऐसे दिखाई देगा। बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार, समझ में आ गई बात या नहीं? क्या इन ट्रांजिशंस और एनिमेशन के नाम भी पूछे जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं पूछते हैं। आप कोई और ट्रांजिशन है ना अप्लाई करना, कोई और एनिमेशन अप्लाई करना चाहें ऑब्जेक्ट के ऊपर तो कर सकते हैं। जैसे ये स्विvel होता है, इसमें घूमता हुआ दिखाई देगा, कुछ भी लगा सकते हो जो आपको लगाना हो। समझ में आ गया? देखो ये सब चीज़ें दे रखे हैं यहाँ पर। अब आप है ना अपने किसी कंटेंट को इस तरीके से अगर किसी के सामने दिखाओगे, ये तो चलो सारी की सारी चीज़ें वैसी दिख रही हैं, मतलब एनिमेशन टाइप की है ना, बट यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट भी लिखकर अगर आप दिखाना चाहें, और उसको भी ऐसा दिखाओ जैसे लोग देख के समझ जाए भाई क्या लिखा है आपने, बढ़िया। जैसे एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक काम और करते हैं। देखो यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, यतेंद्र लिख दिया, फिर लिख देता हूँ निगम, फिर लिख देता हूँ कंप्यूटर स्पेशल बैच। ठीक है, वो थोड़ा ऊपर निकल गया, से नीचे ले आते हैं। देखना, अब जैसे यतेंद्र शब्द लिखा हुआ है, केवल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, नहीं पूरे के ऊपर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ना। मैं ये चाह रहा था कि यतेंद्र निगम कंप्यूटर स्पेशल बैच, ये 5 जो शब्द है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ चलते हुए निकल के आए, नीचे से ऊपर की तरफ आए एक एक करके, तो वो अलग अलग बॉक्सेस में हमें बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। मैं एक बार फिर से है ना स्लाइड शो करके दिखा देता हूँ आपको। ये स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन आ गई, फिर ये ऐसे आएगा नीचे से निकल के, खत्म। तो ये है पावर पॉइंट का फंडा जो मैंने आपको अभी समझाया। आई होप सो कि आपको है ना समझ में आ ही गया होगा कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था है ना पावर पॉइंट का एक प्रैक्टिकल जो मैंने अभी आपको दिखाया, वरना लास्ट में हम है ना पूरे जितने भी टूल्स के बारे में समझेंगे या लिखेंगे बोर्ड पर, उनको मैं एक साथ प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो ये चीज़ है ना आपको ध्यान रखनी है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है ना खत्म ही होता है, कुछ और चीज़ें, वैसे और चीज़ें जो बची हुई हैं वो तो हम आगे देख ही लेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें तो हो ही गई। बाकी तो जैसे जैसे मैं ना पावर पॉइंट को समझाऊंगा थ्योरेटिकल वे में, उसमें सारे टूल्स आ ही जाएंगे, है ना। मैं नहीं समझता कि कुछ अलग से कुछ और बचा है। यही सब है। ठीक, तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब सेम वही चीज आ जाएगी यहाँ पर, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में थी, मतलब एक्सेल, एमएस वर्ड और एक्सेल में थी। कहने का मतलब कि अगर आप पावर पॉइंट से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, तो आपको इसका मेन्यू बार पढ़ना ही होगा, और मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं, उसको मेन्यू कह देते हैं या टैब कहते हैं। ठीक है, तो एक बार ये भी याद होना जरूरी है कि कौन कौन से मेन्यू या टैब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा,
तो फाइल के बाद होम लिखा हुआ था, इसके बाद इंसर्ट लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर ड्रॉ लिखा हुआ था। ठीक है जी, ड्रॉ के बाद था यहाँ पर डिजाइन के नाम से। ठीक है, डिजाइन के बाद है ना यहाँ पर दे रखा है ट्रांजिशन के नाम से। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद दिया हुआ है एनिमेशन के नाम से। ठीक है, फाइल होम इंसर्ट ड्रॉ डिजाइन ट्रांजिशन एनिमेशन। इसके बाद आता है यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड शो। इसके बाद दिया हुआ है रिकॉर्ड के नाम से। रिकॉर्ड के बाद है रिव्यू के नाम से। रिव्यू के बाद है व्यू के नाम से, और व्यू के बाद है हेल्प के नाम से। ठीक है जी, तो इतने सारे है ना हमारे सामने मेन्यू या टैब दिखाई देंगे, जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, अगर सपोज दैट कि हम फाइल वाले मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमें पता है कि इसके जितने भी टूल्स हैं, कमांड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ दिखाई देंगे? रिबन पर दिखाई देंगे। रिबन क्या होता है? रिबन एक मोटी सी व्हाइट कलर की पट्टी होती है जिस पर हमें किसी भी मेन्यू या टैब के टूल्स एंड कमांड्स दिखाई देते हैं। समझ आ गई सभी को? चलिए, तो एक बार फाइल को डिस्कस कर लेते हैं, इतना ही हो पाएगा। होम को है ना नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, फिर मैं आप सभी लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, जो आप क्लास में इस टॉपिक से हट के पूछ रहे हैं, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। जैसे हम फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ ग्रुप नहीं आएंगे। केवल फाइल वाले मेन्यू या टैब में ग्रुप नहीं होते, बाकी सब में ग्रुप होते हैं। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ही आपको टूल मिलेगा इन्फो के नाम से। बिल्कुल सेम ही है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार लिखवा चुका हूँ आपको। इन्फो का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल। यानी आप है ना एमएस वर्ड की फाइल के बारे, एमएस पावर पॉइंट की फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सूचना चाहते हैं कि ये फाइल कब बनी है, इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन कब हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी है। तो ये सब चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फो के अंदर मिल जाएगी। इन्फो का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ऑलरेडी 2 बार लिखवा चुका हूँ। इसके बाद आ जाता है न्यू वाला बटन या न्यू वाला टूल। ये भी सेम वही है, एमएस वर्ड एक्सेल में बताया था कि अगर पावर पॉइंट की नई प्रेजेंटेशन फाइल आप ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दो, या फिर आप शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज CTRL+N। फिर आता है ओपन वाला टूल। ओपन का मतलब भी आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, यानी कि पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन की फाइलों में से ही किसी फाइल को आपको ओपन करना हो तो इस ओपन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको ओपन डायलॉग बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, पहले डायलॉग बॉक्स आता था। डायलॉग बॉक्स समझते हैं ना? आपके सामने ना कंप्यूटर पर कोई स्क्रीन आए, कोई विंडो आए जो फुल स्क्रीन पर ना की जा सके, यानी छोटी सी विंडो आएगी जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हो और उसको फुल स्क्रीन यानी पूरी मॉनिटर की स्क्रीन पर बड़ा ना कर सकें, तो उसी को डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो पुराने वर्जन में क्या होता था? ओपन पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स खुलता था छोटा सा, जिसमें आपको लिस्ट दिखाई जाती थी उन फाइलों की जो पहले से बनाई हुई है पावर पॉइंट की। आप उनमें से किसी भी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते थे। अब नए वर्जन में क्या होता है? जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पर ही पूरी एक बड़ी सी विंडो खुल के आएगी ओपन की, यानी उसमें लिस्ट दिखाई जाएगी कि आपने पहले से पावर पॉइंट की कितनी फाइलें बनाई हुई हैं, और उनमें से अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब डायलॉग बॉक्स नहीं खुलता है, अब पूरी स्क्रीन पर ही आ जाता है। पर ध्यान रखिएगा, पुराने क्वेश्चन, पुराने वर्जन के बेस पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ओपन पर क्लिक करने से ओपन डायलॉग बॉक्स ही तो ओपन होता था। अभी विंडो, पूरी विंडो खुल के आती है, विंडो का मतलब फुल स्क्रीन हो जाना। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद ही होगी, या तो आप Ctrl+O दबा दो, या फिर आप है ना कंट्रोल के साथ F12 दबा दीजिए, तो इससे भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज सेव का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है दैट इज Ctrl+S। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन फाइल में आपने काम किया है उसको सेव या सुरक्षित रखना, तो Ctrl+S बार बार दबाते जाइए। इसके बाद टूल आ जाता है सेव एज। सेव एज का मतलब भी आपको पता है, किसी भी फाइल को नाम और लोकेशन देना सेव एज कहलाता है, जिसकी शॉर्टकट की F12 होती है, या फिर एक शॉर्टकट की और भी हो सकती है सेव एज की, नहीं ठीक है, F12 होती है। ठीक, इसके बाद आ जाता है प्रिंट का ऑप्शन, यानी कि अगर आप पावर पॉइंट की फाइल का प्रिंट आउट चाहते हैं तो प्रिंट वाले टूल पर क्लिक कर दीजिए, या फिर कंट्रोल के साथ P दबा दीजिए। और अगर Ctrl+P नहीं दबाना तो आप कंट्रोल दबाइए, इसके बाद शिफ्ट वाली की दबाइए, और इसके बाद आप F12 दबा दीजिए, तो इससे भी प्रिंट कमांड चली जाती है प्रिंटर को। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि कागज पर प्रिंट निकालने से पहले आप मॉनिटर की स्क्रीन पर ही देखना चाहते हैं कि प्रिंट कैसा निकलेगा, तो उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F2 होती है। क्योंकि अगर आपने गलत कमांड दे दी और प्रिंट गलत निकला, मतलब आपने कमांड दे दी और प्रिंट गलत निकला, तो फिर कागज, इंक तो वेस्ट होता ही है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप पहले ही स्क्रीन पर प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो कागज पर प्रिंट कैसा निकलेगा, इसी को प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो, अगर सब कुछ ठीक है तब प्रिंट कमांड देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट नाम का टूल। एक्सपोर्ट नाम के टूल का सिंपल सा मतलब है फाइल को, यानी प्रेजेंटेशन फाइल को PDF फाइल बनाना। PDF फाइल बनाने के लिए
मतलब आपसे है ना कोई ये बोले कि अपनी प्रेजेंटेशन फाइल की पीडीएफ फाइल बना के भेज दो मेरे को, तो आप है ना एक्सपोर्ट टूल का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन फाइल को पीडीएफ फाइल में चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर शेयर। शेयर का मतलब है कि एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड है जिसको वन ड्राइव के नाम से बोलते हैं, तो वन ड्राइव पर फाइल को शेयर करना, फाइल को शेयर यानी कि साझा करना। ये भी आपको पता है ना क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है? ये इसलिए इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि अगर आप जो फाइल बना रहे हैं प्रेजेंटेशन फाइल कंप्यूटर में, और कल अगर कंप्यूटर खराब हो जाए, चोरी हो जाए, तो सारा लॉस हो जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या करें, आप अपनी फाइल को शेयर करते रहे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड, जिसका नाम है क्लाउड स्टोरेज मतलब वन ड्राइव, वहाँ पर सेव करते रहे। ये काम इंटरनेट के माध्यम से होगा। इंटरनेट आपके कंप्यूटर में होना चाहिए उस समय, ताकि अगर कल कंप्यूटर खराब हो जाए या कंप्यूटर को चोरी कर ले जाए, तो उस प्रेजेंटेशन फाइल को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड स्टोरेज से आप डाउनलोड कर लें और फिर दोबारा उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में दे रखा होता है क्लोज। क्लोज आपको पता ही है, ये क्लोज फाइल के लिए होता है, क्लोज द फाइल। ठीक है, यानी फाइल को बंद करने के लिए, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के नाम से। ठीक है बेटा, तो फाइल वाले इस मेन्यू या टैब को मैंने आपको समझा दिया है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट अगली क्लास में हम मिलेंगे तो आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि कहाँ से शुरू करेंगे, होम से शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना कि देखो होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ये लगभग लगभग वैसे ही है जैसे एमएस वर्ड में थे, तो इनमें बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिपीटिशन है एमएस वर्ड जैसा। थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, वरना रिव्यू, व्यू, ये फिर से वही जैसे है जैसे एमएस वर्ड में थे। तो इससे खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, पावर पॉइंट जल्दी खत्म होगा हमारा। चलो, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आपका कोई भी डाउट है तो पूछिए, इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी पूछिए और इससे हटके हो तो भी पूछिए। एक बच्चे का कमेंट आया, सर आपकी ऑल क्लासेस डेली लेती हूँ, ठीक है जी, तो क्या मैं अब ट्रिपल सी का फॉर्म डाल सकती हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं बेटा। देखो मेरा जो 3 स्टेप स्ट्रेटजी है, ठीक है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्रिपल सी नहीं, कोई भी एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसे आप क्लियर कर सकते हो। और वो 3 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मेरी क्लासेस देख लो शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। इसके बाद मेरे यूट्यूब चैनल से, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। और पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लो, चाहे एमसीक्यूज की चाहे चैप्टर की। बस ये 3 चीज़ें कर लो। कंप्यूटर के लिए इधर उधर माथापच्ची करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम क्लियर ना हो तो मुझसे कहना फिर, ठीक है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बशर्ते आप खुद से सही से पढ़ रहे हो। पता चले कोई आके मेरे से कह रहा हो कि सर हमने तो आपकी तीनों चीज़ों को फॉलो किया था फिर भी नहीं क्लियर हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा बताओ, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ रहे होंगे तो, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप है ना केवल रीडिंग कर लिया आपने, बस देख लिया हो गया। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे बच्चे उसी लेवल से अगर तैयारी कर रहे होते तो इतनी तो जॉब ही नहीं होती, उससे ज़्यादा पास हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो एसएससी सीजीएल का पेपर है और मान लो 15,000 20,000 पोस्ट निकली हैं, उसमें पेपर देते हैं कम से कम 20 लाख लोग, और 20 के 20 लाख लोग है ना अगर शिद्दत से तैयारी कर रहे होते हैं, जैसी करनी है वैसी कर रहे होते हैं, 100% दे रहे होते हैं, टीचर का गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं, तो 20 लाख लोग पास नहीं हो जाते, उतनी तो जॉब भी नहीं है। तो कहने का मेरा सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो टीचर गाइडेंस दे रहा है उसको जरूर फॉलो करिए और आप अपनी मेहनत भी करते रहिए, है ना। सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है। ये सब मिला के है ना आपका सिलेक्शन पक्का करते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा सर दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम सिर्फ वो लोग ही दे सकते हैं जो दिल्ली से हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली पुलिस, अब ये मेरे को आइडिया नहीं है, मैं देख लूंगा कि दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली में रहने वालों को कुछ थोड़ी बहुत प्रायोरिटी मिलती हो, वो एक अलग बात है, वरना ऐसा तो नहीं है। हरियाणा के कितने सारे दिल्ली के है ना कांस्टेबल बने पड़े हैं। इवन आप जानकर हैरानी होंगे कि मोस्टली जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है ना वो हरियाणा के ही है, क्योंकि हरियाणा में क्या होता है ना, लोगों की हाइट अच्छी है, फिजिक अच्छी होती है, फिजिकल अच्छा कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं पढ़ाई में, तो कांस्टेबल जैसे पेपर निकल जाते हैं उनके, फिजिकल निकल जाता है। तो ज़्यादातर दिल्ली पुलिस में जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, वो हरियाणा के ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो हरियाणा एक अलग स्टेट हो गया, दिल्ली के अलग स्टेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल दिल्ली के ही हों तभी दिल्ली पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन, आज की क्लास में ही समाप्त किया जाता है। अगली क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट रहे तो व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास की शुरुआत में आपको, शुरुआत की 1 मिनट में आपको दिया ही था, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।